हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम पूरी कंप्लीट सेकंड यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो वो हमारे जितने भी कमीशंस हैं वो कवर किए गए हैं, और साथ के साथ जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जो जो आई हैं उन सबको इंक्लूड इसके अंदर किया गया है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की क्या कंडीशन थी, और ब्रीफ हिस्ट्री बताएं आप कि 1835 किस तरीके से जो है एक नई डायरेक्शन लेके आया इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में। आइए अब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कि एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पर जो है संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा था। यानी कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के अंदर वो एलिमेंट्री एजुकेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे थे, वो संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर बच्चों को पढ़ा रही थी। जो और साथ के साथ ये जो एजुकेशन है वो कहाँ पर दी जा रही थी, वो टेम्पल्स और मॉस्क के अंदर दी जा रही थी। यानी कि जो हमारे मंदिर हैं और मस्जिद हैं मेनली उन्हीं के आसपास जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो फिर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नए लोगों की ज़रूरत हुई। तो उन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि इंडियंस जो है कलर और ब्लड से जो है वो इंडियंस ही रहें, लेकिन उनकी थिंकिंग उनके ओपिनियन वगैरह जो है वो इंग्लिश मैन की तरह हों, यानी कि वो ब्रिटिश की तरह हों। तो मॉडर्न एजुकेशन बिगेन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल के अंदर बिगेन हुआ। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम। उससे पहले इंडिया का खुद का ही सिस्टम होता था, जैसे कि गुरुकुल्स होते थे, मदरसाज होते थे। ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर होती थी पहले। द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 60 years ऑफ द रूलर डिड नॉट केयर मच फॉर द एजुकेशन। जो स्टार्टिंग के 60 साल थे जब से उन्होंने शासन करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लेकिन बाद में उनको जो है इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। द कंपनी वॉन्ट सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम। यानी कि कंपनी को अब ये महसूस हुआ कि हमें कुछ इंडियंस की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें हेल्प कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि जो भी कार्यकाल है उनके अंदर वो हेल्प कर पाए। तो उनको ये चीज़ महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया के अंदर एक चार्टर एक्ट पास किया जो कि 1813 के अंदर आया। उसके अंदर जो है एजुकेशन को मेन मोटिव, जो एजुकेशन है उसको अच्छे लेवल पर अच्छे स्तर पर पहुंचाने का काम करने के लिए इस चार्टर के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। यानी कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए चार्टर के अंदर 1 लाख रुपए दिए। जैसे कि अब हमारे जो फाइनेंशियल बिल आते हैं उसके अंदर एजुकेशन को कुछ अमाउंट दी जाती है, इसी तरीके से ये चार्टर एक्ट जो था 1813 उसके अंदर भी कुछ अमाउंट जो है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया। बट देर वॉज ए स्प्लिट इन द गवर्नमेंट ओवर वट काइंड ऑफ एजुकेशन वॉज टू बी ऑफर्ड टू द इंडियंस। लेकिन फिर ये भी सोचा गया साथ के साथ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि इंडियंस को किस तरीके की एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अब जैसे कि पहले हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं उनको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था, संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर के अंदर पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब जो है ब्रिटिशर को कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, उनको क्या पढ़ाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ये सारा डिसाइड करने के लिए उनको जो है थोड़ा सोचना पड़ा। तो दो टाइप के ग्रुप बने हमारे, एक था ऑक्सीडेंटल, एक था ओरिएंटल। जो ओरिएंटल होते थे वो क्या ग्रुप थे हमारा, वो चाहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में हमें पढ़ाया जा रहा है हमारे ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो किया जाए। जबकि जो ऑक्सीडेंटल थे वो बोल रहे थे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए और वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाएं हमें। Due to these issues, the sum of money allotted was not given until 1823। यानी कि जो हमारा चार्टर था 1813 उसके अंदर जो 1 लाख रुपए दिए गए थे वो उनका यूज़ ही नहीं हो पाया 1823 तक, क्योंकि सब के सब ये डिसाइड करने में थे कि एजुकेशन किस वे में और किस तरीके से दी जाए, कौन सी लैंग्वेज रखी जाए एज ए मीडियम, कि किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसकी वजह से, उस इशू की वजह से
1823 तक उस अमाउंट का यूज ही नहीं हो पाया। इन 1835 it was decided that western science and literature would be imparted to Indians। 1835 के अंदर फिर डिसाइड किया गया कि वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को पढ़ाया जाएगा और जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा। और ये डिसाइड किसने किया? लॉर्ड विलियम्स ने डिसाइड किया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश दिया जाएगा और साइंस और लिटरेचर को पढ़ाया जाएगा। अब आता है हमारा मैकले बॉन्ड। अब जो है मैकले मिनट्स जो है वो स्टार्ट होती है हमारा ये टॉपिक मैकले मिनट्स 1835। इसके अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैकले क्या चाहते थे। ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो ब्लड और कलर दोनों में क्या हों, वो इंडियन हों एंड इंग्लिश हों उनके टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स और इंटेलेक्ट, यानी कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका टेस्ट वगैरह है, वो प्रेफरेंस वगैरह है, वो सारी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हो, यानी कि इंग्लिश मैन के अकॉर्डिंग हो, यानी कि ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग हो, लेकिन वो कलर और ब्लड के अंदर इंडियंस हो। अब मैकले मिनट्स जो हैं 1835 ये क्या है? एज द ब्रिटिश स्टार्ट रूलिंग इन इंडिया दे वांटेड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर दैट पर्पस दे वांटेड टू सेट अप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश किया। ज़रूरत क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया के अंदर, लेकिन वो क्या है वो शासन अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए जो है उनको एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। तो उसके बारे में जो है बात की गई, वही सेम है 1813 के अंदर जो है 1 लाख का जो है गारंटी दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आता है इन द न्यू चार्टर एक्ट 1817। 1817 अब पहले हमारा चार्टर एक्ट कौन सा था? 1813 था, उसके अंदर 1 लाख रुपए दिए गए थे। फिर उसके बाद नया चार्टर आया उसके अंदर 1817, उसके अंदर 2 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन के लिए। और फिर जो है एक डिस्प्यूट पीरियड आया जो कि मैंने आपको बताया है ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन या फिर ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी। इसको 3 नाम से जाना जाता है कि एंग्लो इंडियन, ईस्ट वेस्ट या फिर ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। अब ये जो है ओरिएंटल ग्रुप कौन से थे, ऑक्सीडेंटल ग्रुप्स कौन से थे, अब हम उनके बारे में जानते हैं। जो ओरिएंटल ग्रुप थे जो वो चाहते क्या थे कि हमें संस्कृत, अरेबिक, उर्दू और या संस्कृत जो है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे, यानी कि हमें बस इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाए, इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाया जाए। नेक्स्ट आता है वो ये भी चाहते थे कि ईस्टर्न लिटरेचर को फॉलो किया जाए। ये आपको जो है डिफरेंस अगर पूछा जाता है ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल में, तो आपको याद रखना होगा जो ये जो ओरिएंटल ग्रुप है हमारा, ओरिएंटल ग्रुप है वो क्या कह रहा है कि संस्कृत, अरेबिक, उर्दू और संस्कृत में हमें पढ़ाया जाए। और जो हमारा जो ओरिएंटल ग्रुप है वो ये भी कहता है कि हमें ईस्टर्न लिटरेचर पढ़ाई जाए। कौन सी ईस्टर्न लिटरेचर पढ़ाई जाए? जो ईस्टर्न कल्चर के बारे में बताती है वो हमें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट आता है और ये भी कहते हैं कि हमें पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक और उर्दू इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर हमें पढ़ाया जाए, इन लैंग्वेजेस के अंदर हमें क्या है टीच किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेंटल। अब ऑक्सीडेंटल ग्रुप क्या कहता है? ऑक्सीडेंटल ग्रुप बोलता है कि इंडियंस जो थे, कुछ इंडियंस जो है ये ओरिएंटल ग्रुप के अंदर थे, लेकिन कुछ इंडियन होते हुए भी वो ऑक्सीडेंटल ग्रुप में थे, यानी कि वो ऑक्सीडेंटल ग्रुप्स का पार्ट बने। ऑक्सीडेंटल ग्रुप वो था जो कि चाहता था कि इंग्लिश के अंदर हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, यूरोपियन लिटरेचर को फॉलो किया जाए। वो चाहते थे ईस्टर्न लिटरेचर को फॉलो करना, और ये चाहते थे और जो हमारी यूरोपियन लिटरेचर है उसको फॉलो किया जाए, यूरोपियन लिटरेचर को फॉलो किया जाए जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और सेकंड जो मेन चीज़ थी इसमें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाए। जबकि जो हमारा ओरिएंटल ग्रुप था वो कह रहा था पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू इन सारी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसी वजह से ये एक तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और दिस क्लैश और डिस्प्यूट वाज नोन एज ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। इसको एंग्लो इंडियन भी कहते हैं या ईस्ट वेस्ट या फिर ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी इसको नाम दिया गया। अब क्या हुआ कि थॉमस बेबल्टन मैकली को बुलाया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी मान ही नहीं रहा था कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जानी चाहिए और कौन सी में नहीं कराई जानी चाहिए।
तो उसके लिए क्या किया गया, थॉमस बेबल्टन मैकले को बुलाया गया। ही वॉज फेमस हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन, ये हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। ही सबमिट ए रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दी गवर्नर जनरल को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हैं, और उनका नाम क्या था, विलियम बेंटनिक, ऑन 2 फेब 1835, और 2 फेब 1835 को ये रिपोर्ट सबमिट की गई। और इस रिपोर्ट को जो है मैकले मिनट कहते हैं, क्योंकि ये थॉमस बेबल्टन मैकले ने इसको सबमिट किया था इस रिपोर्ट को, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, मैकले मिनट रखा गया। और इनकी रिकमेंडेशन क्या कहती हैं, अब ये क्या चाहते थे, ये इन्होंने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इन्होंने बात की। इनका जैसे कि हमने फर्स्ट ही हेडिंग जब स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी इनके बारे में, और वो चीज़ क्या थी कि ये क्या चाह रहे थे कि इंडियंस जो है ब्लड और कलर से इंडियन हों, लेकिन जो उनकी इंग्लिश वो इंग्लिश में हो, मतलब कि वो इंग्लिश की तरह बिहेव करें, ब्रिटिशर की तरह बिहेव करें, टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट में, यानी कि जो उनका इंटेलिजेंस लेवल वगैरह उसके अंदर। तो ये बेबल्टन की रिकमेंडेशन क्या थी, ये पहली बात, ये इंग्लिश लिटरेचर यानी कि यूरोपियन लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि he said only those persons were considered scholars who have studied English literature, उन्हीं को स्कॉलर माना जाएगा, उन्हीं को पढ़ा लिखा माना जाएगा, उन्हीं को रिसर्चर माना जाएगा जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ाई किया और इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ा है। यानी कि जो अगर उर्दू संस्कृत वगैरह में पढ़ रहे थे उनको स्कॉलर मानने से भी इन्होंने इनकार कर दिया। नेक्स्ट जो है उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, ही अपोज टू मेकिंग संस्कृत और अरेबिक एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने अपोज किया कि संस्कृत और अरेबिक जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं मानी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न सिस्टम को अपनाया जाए और इंग्लिश को जो है एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाए। तो ये जो मैकले थे इनकी थर्ड रिकमेंडेशन क्या थी कि संस्कृत अरेबिक को नहीं पढ़ाया जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर, इंग्लिश को ही एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट जो इनकी फोर्थ रिकमेंडेशन थी वो क्या थी कि इंडियन की जो लोकल लैंग्वेज है वो मीनिंगलेस है, यूजलेस, नीडलेस है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो इंडियंस की लैंग्वेज थी वो अलग अलग भाषा थी उनकी, सबकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है जो कि आज भी है। तो इन्होंने कहा कि ये मीनिंगलेस है, यूजलेस है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से इनका ज़्यादा एम्फेसिस इन्होंने किस चीज़ पर किया कि इंग्लिश के ऊपर ही इन्होंने फोकस किया, इसीलिए इन्होंने इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना। ही सजेस्टेड दैट लो एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। पहले जो हमारी लॉ की जो कानून की पढ़ाई थी वो पर्शियन में की जा रही थी, तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब वो पढ़ाई भी कौन सी लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, पर्शियन लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ही इंट्रोड्यूस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने अपनाया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो हायर क्लास के पीपल है ना वो पहले नॉलेज लेंगे, गेन करेंगे, उसके बाद जो है वो लोअर क्लास या जनरल पीपल को पढ़ाएंगे। यानी कि जो हायर क्लास कुछ ही लोग जो है स्टडी कर पा रहे थे, एजुकेशन ले पा रहे थे, तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू की, जिसके अकॉर्डिंग जो रिच पीपल थे, जो हायर क्लास के लोग थे, उनको पढ़ाया गया और फिर उनके थ्रू लोअर क्लास और जनरल जो पीपल थे उनको पढ़ाया गया। अबॉलिशन ऑफ नेटिव कॉलेज एंड द स्कूल्स। जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे जिनके अंदर संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक ये लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, इनको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट आता है स्टॉपेज ऑफ फंडिंग टू इंडिजिनस और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग। यानी कि जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे जिनके अंदर सेम वही बात है, संस्कृत, उर्दू उर्दू या फिर जो हमारी अरेबिक है या फिर पर्शियन ये लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था, उन इंस्टीट्यूशन को फंडिंग देना ही बंद कर दिया। इनकी ये एक रिकमेंडेशन थी कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंडिंग ही मत दें जो कि इन लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। पहले जो है वेस्टर्न लिटरेचर, ईस्टर्न लिटरेचर पढ़ाई जा रही थी, अब ये क्या है, वेस्टर्न लिटरेचर को फॉलो करने की बात बोल रहे हैं कि वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ाया जाए। अब इनके कुछ मेरिट्स थे और डिमेरिट्स थे। क्लियर कट पिक्चर ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एमर्ज। यानी कि
अब हमें एक क्लियर कट पिक्चर मिल गई थी और उसके थ्रू हमें ये पता चल गया था कि इंग्लिश के जो इंडिया के अंदर है वो किस लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा, इंग्लिश को फॉलो किया जाएगा एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है, द सिस्टम प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट हैज़ बीन प्लान्ड। यानी कि जो मैकले को बुलाया गया था तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा अचीव हुआ कि हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या क्या पढ़ाना चाहिए ये डिसाइड करने में हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। इंग्लिश जो है स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल हैं उनको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया गया, वेस्टर्न आर्ट और साइंस को जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गया और इंग्लिश जो है एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाने लगी। नेक्स्ट आता है हमारा डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट है सबसे पहले, इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी वर निगलेक्टेड, यानी कि इसके अंदर इंडियन कल्चर को और फिलोसफी, क्योंकि ये जो भी हमारी पुरानी लिटरेचर थी ये उसको पढ़ाने से ही मना कर रहे थे, यानी कि ईस्टर्न लिटरेचर को पढ़ाने से ही मना कर दिया गया। इनको जो है गारंटी देना बंद कर दिया गया जो हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे। मास एजुकेशन के कंसेप्ट को ध्यान ही नहीं रखा गया कि हमें लार्ज पॉपुलेशन को एजुकेशन देनी है, उस कंसेप्ट को इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट आता है ट्रीटेड इंडियन स्कॉलर डाउनग्रेडेड, जिन्होंने पर्शियन या फिर अरेबिक, उर्दू या फिर जो भी हमारी संस्कृत लैंग्वेज है इसके अंदर अगर किसी ने पढ़ाई की है तो उनको उन स्कॉलर्स को इन्होंने क्या किया, डाउनग्रेडेड किया, उन्होंने उनको स्कॉलर मानने से ही मना कर दिया। डिसअपीयरेंस ऑफ अरेबिक स्कूल, संस्कृत स्कूल, मकतबाज और पाठशाला, यानी कि इनका डिसअपीयरेंस शुरू हो गया क्योंकि इनको गारंट वगैरह कुछ नहीं मिला तो ये बंद होने शुरू हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इसके अंदर क्या किया गया, सर चार्ल्स वुड को अपॉइंट किया गया। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थे ये, प्रेसिडेंट थे किस चीज़ के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही इज हैविंग ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इनका भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। In 1854, he sent a dispatch to Lord Dalhousie, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने भी एक जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट को जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। उस टाइम पर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। अब ये क्या है, इन्होंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिसीज टू चेंज और रिन्यू चार्टर एवरी 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक चीज़ फॉलो की जा रही थी और वो ये थी कि हम अपने जो चार्टर बनाते हैं, जो हमारे जो भी हमने, जैसे कि आपने देखा होगा कि चार्टर में 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख दिए, तो ये जो चार्टर बन रहे थे, हमारे एक्ट बन रहे थे, उसके अंदर एक चीज़ थी कि आप पॉलिसीज़ को रिन्यू करेंगे या फिर चेंज करेंगे। तो हर 20 साल के बाद ऐसा किया जाता था। अब क्या हुआ, 1853 के अंदर इन्होंने क्या कहा कि एक पार्लियामेंट्री सर्वे किया जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। और जो है इसके अंदर पाया गया, जब वो सर्वे किया गया उसके अंदर ये पाया गया कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, एजुकेशन की। जो यहाँ पर जो है एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर है और इंडियन एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वुड्स वॉज द प्रेजिडेंट, ये प्रेजिडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड ही सेंड द रिपोर्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है रिपोर्ट सबमिट की और ये जो रिपोर्ट है आगे जाके फॉरवर्ड कर दी गई इंडियन गवर्नमेंट को ऑन 19 जुलाई 1854। और इसी रिपोर्ट को हम वुड्स डिस्पैच 1854 कहते हैं, यानी कि सर चार्ल्स वुड, इनके नाम से वुड्स, वुड डिस्पैच एग्रीमेंट जो है, वुड डिस्पैच जो है 1854 की जो रिपोर्ट है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नाम पता चल गया होगा कि वुड्स डिस्पैच इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि सर चार्ल्स वुड्स थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की एजुकेशन के बारे में कि इंडिया के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिपोर्ट को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया 19 जुलाई 1854 को। इन्होंने सर्वे किया 1813 में और इन्होंने आगे रिपोर्ट जो है सबमिट करने के बाद फॉरवर्ड इनकी हुई 1854 में, इसीलिए इसको वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कहा गया। नेक्स्ट आता है एम्स और रिकमेंडेशन क्या क्या थी वुड्स डिस्पैच की। सबसे पहला आता है द एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की। तो इन्होंने कहा, ये एक पहले ऐसे एम्प्लॉय थे
ब्रिटिशर जो है उनके ये फर्स्ट ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने कहा कि अगर इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, तो ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराए। यानी कि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। और एम जो होगा ना वो एजुकेशन का क्या होना चाहिए? इज टू मेक सुटेबल एंड सपोर्टर फॉर द ब्रिटिश। यानी कि आप एजुकेशन उनको इस तरीके से दें, वो क्या है, सुटेबल हो। यानी कि जो कंपनी चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस आए, तो वो सुटेबल हो और सपोर्ट करें हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस वजह से उनका क्या है कि ये था कि ब्रिटिशर की ही ड्यूटी है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उनकी ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। साथ के साथ एम क्या था? सुटेबल सपोर्टर वगैरह बने वो ब्रिटिशर के, यानी कि अगर आप उनको एजुकेशन देंगे तो वो आपको सपोर्ट करें। उनके जो है इंटेलेक्चुअल और मॉरल करेक्टर्स जो हैं इंडियंस के, वो इंक्रीज करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस क्या थी ओरिएंटल लैंग्वेज की। ही एम्फेसाइज और हाईलाइट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज टू मेक देम लर्न अबाउट वेस्टर्न नॉलेज। इनका मेन एम्फेसाइज क्या था? कि इंडियन लैंग्वेज में उनको पढ़ाएं और वेस्टर्न नॉलेज दें। ही एम्फेसाइज द यूज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज। इन्होंने फोकस किया कि इन लैंग्वेजेस का यूज किया जाए इंडियंस को पढ़ाने के लिए। यानी कि लैंग्वेज इंडियन की यूज करो लेकिन पढ़ाओ अपने कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश ही रखा गया हायर एजुकेशन के लिए। यूरोपियन लिटरेचर शुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जो यूरोपियन लिटरेचर थी, जो वेस्टर्न कल्चर की लिटरेचर थी, उसको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करें। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, he suggests that the Department of Public Instruction should be set up. Highest officials should be designated as a Director of Public Instruction. इन्होंने कहा कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए भी डिपार्टमेंट सेटअप किए जाएं और जो है हायर ऑफिशियल जो है अपॉइंट किए जाएं इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। नेक्स्ट आया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं जो कि गाइड करेंगे, और स्कूल्स वगैरह के अंदर अगर इंस्पेक्शन वगैरह है तो वो सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी की कमी है, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना करें। तो जो कि 1857 तक जाकर वो कंप्लीट हो गई थी, ये तीनों यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल। यानी कि इसके अंदर अब आपको एक तरीके से ग्रेड फॉलो करनी चाहिए स्कूल के अंदर एजुकेशन देने के अंदर। तो फर्स्ट पे जो है हमारी यूनिवर्सिटी है, फिर कॉलेजेस आएंगे, फिर हाई स्कूल आएंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल, एंड लास्ट में हमारे प्राइमरी स्कूल। यानी कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एजुकेशन दी जाए। डिस्पैच के अंदर ये भी रिकमेंड किया गया। बिकॉज एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू रिच ओनली, पहले जिसे हमने पढ़ा था मैकले मिनट्स में, उसमें एजुकेशन सिर्फ रिच पीपल को दी जा रही थी। वो चाहे वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो है मेनली मास एजुकेशन को उन्होंने एक तरीके से छोड़ दिया, जो कि एक डिमेरिट था। तो इनका ये मानना था कि मास एजुकेशन दी जाए। नेक्स्ट आता है ग्रेंट एड। दे ऑल्सो रिकमेंड टू ग्रेंट एड टू द इंस्टीट्यूशन एंड टू द टीचर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि टीचर्स और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको आगे और अच्छा बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट अमाउंट दे। ट्रेनिंग टीचर के लिए भी एस्टेब्लिश की जाए, यानी कि ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह बनाए जाएं जिसके थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए टीचर्स को। इंडिया एज दे आर इन इंग्लैंड वॉज एक्सप्रेस्ड इन द डिस्पैच। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनिंग जो टीचर्स को दी जाएगी वो ऐसी दी जानी चाहिए जैसे कि इंग्लैंड में दी जा रही है, क्योंकि ये यूरोपियन कल्चर को फॉलो करवाना चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे थे ऐसी ही ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाए। अगर टीचर्स को ही नहीं आती होगी वो चीज़ तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे? तो इसलिए इनका ये मानना था कि इंग्लैंड में जैसे पढ़ाया जा रहा है, जो ट्रेनिंग टीचर्स को दी जा रही है, वैसी ही ट्रेनिंग यहाँ पर भी फॉलो की जाए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर वुमेन। ही थ्रू लाइट ऑन द वुमेन एजुकेशन टू। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में भी बोला कि एजुकेशन वुमेन को भी दी जानी चाहिए। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट।
एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर मतलब है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट कैंडिडेट वगैरह होंगे जिनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चूज करना है, वो क्या है, अकेडमिक उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी उनको सिलेक्ट करने से पहले, यानी कि कितना वो पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1938, जिसको हम नई तालीम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी, इसके जो हमारे वुड्स डिस्पैच है इसके बाद हमारी और भी अलग अलग पॉलिसीज आई, अलग अलग कमेटीज आई, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो डायरेक्टली आपको जो है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन दिया गया है 1938। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम नई तालीम और बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये स्कीम जो है महात्मा गांधी जी लेकर आए थे। इनका कहना था कि एजुकेशन जो है एक इफेक्टिव टूल है किसी भी नेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है किसी भी नेशन का तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पॉइंट आउट अनसक्सेसफुल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है एक अनसक्सेसफुल रही ब्रिटिश रूल के अंदर, क्योंकि रीज़न क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश थी। अब बच्चा घर में हिंदी बोल रहा है या उसकी लैंग्वेज बोल रहा है और वो फिर स्कूल में उसको ओनली इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो नहीं समझ पा रहा था। तो ये क्या था, एक तरीके से अनसक्सेसफुल थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो ब्रिटिश के रूल्स थे। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को, जो भी उनकी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे थे, इन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज किया। एजुकेशन एज पर गांधी जी शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओनली वो बस पढ़े ना, उसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करे और भी चीज़ों को वो सीखे, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज की यहाँ पर ये बात कर रही हैं। इन 1937 अक्टूबर 1937 अक्टूबर के अंदर एक जो है डिस्कशन किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया और एक डिस्कशन हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम नाम से बोलते हैं वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसको हम वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। इसके मतलब जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरमैन। नेक्स्ट आता है द कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट, फिर इस कमिटी ने जो है रिपोर्ट अपनी सबमिट की और ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई 1938 में। 1937 के अंदर अक्टूबर में मीटिंग शुरू हुई थी और जो रिपोर्ट एंड में तैयार हुई वो 19 मार्च 1938 के अंदर सबमिट की गई और इसीलिए इसको इस स्कीम को क्या बोला जाता है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1938, इसीलिए इसको 1938 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दिस रिपोर्ट मेंशन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न स्कीम ऑफ एजुकेशन। इस स्कीम के अंदर इंक्लूड की गई हैं बेसिक जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो एम क्या होगा हमारी एजुकेशन का, ट्रेनिंग जो होगी टीचर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी स्कूल्स की, इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन किस तरीके से होगी या हैंडीक्राफ्ट वगैरह, स्पिनिंग वीविंग, इन सब चीज़ों का जो है इसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। इसके साइलेंट फीचर जो हैं वो क्या क्या हैं, प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न यहाँ पर आया, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों उनको एजुकेशन दी जाएगी फ्री और कंपलसरी। जूनियर स्टेज के अंदर 5 ईयर इंक्लूड होंगे और सीनियर स्टेज के अंदर 3 ईयर इंक्लूड होंगे, यानी कि 6 से 14 साल यानी कि टोटल 8 साल हैं ये। तो 8 यानी कि 6 से जो 11 साल तक के बच्चे होंगे उनको जूनियर स्टेज कवरिंग कहा जाता है और जो 12 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको हम सीनियर स्टेज कवरिंग कहेंगे, यानी कि उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोड्यूस आर्टिकल एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। इन्होंने कहा कि क्राफ्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए जिससे जो है बच्चे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और वो नई नई चीज़ें बनाना सीखें। नेक्स्ट आता है द आइडल ऑफ सिटीजनशिप। मेन एम जो है एजुकेशन का ये था कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली जो है एकजुट रहें, उनको हर चीज़ जो है समझ आए
वो एक तरीके से इंडियन सिटीजन की तरह बिहेव करें, यानी कि सोशली, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से और कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से जो है वो इंडियन सिटीजन बने, यानी कि सिटीजन जो है वो आइडल सिटीजन बन पाए। ये हमारा मेन एम था एजुकेशन का। नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में दी जाए, फ्लेक्सिबल करिकुलम को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट आता है देयर वाज नो रिकमेंडेशन फॉर रिलीजियस एजुकेशन, कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई कि हमें जो है धार्मिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है स्कूलों में, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो मेनली क्या था, मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी, करिकुलम जो चेंज हो उसको हम आसानी से चेंज कर पाए, लचीला हो जो, वो फॉलो किया जाए। आप जब चाहें कुछ ऐड करें करिकुलम में, कुछ लेस कर दें। और रिकमेंडेशन क्या थी कि कोई भी रिलीजियस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन दी जाए, यानी कि द एम इज़ टू मेक इंडिविजुअल रेडी फॉर रियल एंड अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन इस तरीके से दी जाए, ये एम ध्यान में रखा जाए कि वो जब बड़े हों तो वो एक्चुअल सिचुएशन को समझे और अपनी अर्निंग वगैरह कर पाएँ, वो अपना डे टू डे जो भी काम वो करें। और द एजुकेशन शुड हैव ए क्लोज रिलेशन विद द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, हिज होम, विलेज, क्राफ्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा फॉर हिज लोकल ऑफ हिज लोकेलिटी। अब इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को एजुकेशन इस तरीके से दी जाए जो कि रिलेटेड हो। अब कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ क्राफ्ट जो है फेमस होता है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मतलब लोगों, जो बच्चे होंगे उनको इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो उनके होम लोकेलिटी या विलेज क्राफ्ट या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो कि उनके नियर बाय हो। नेक्स्ट क्या है, करिकुलम ऑफ द स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब करिकुलम क्या रहेगा इसके अंदर, इट इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट, करिकुलम के अंदर ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए। बेसिक क्राफ्ट जैसे कि एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, वीविंग, वुड क्राफ्ट, फिशरीज, लेदर वर्क, पोइट्री, गार्डनिंग, एनी अदर क्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। यानी कि अब बच्चा इनमें से अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज करे और वो उसके ऊपर स्टडी करे, तो इसी को हम फ्लेक्सिबल करिकुलम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ बच्चा चूज करेगा और वो उसके ऊपर पढ़ेगा या आगे काम करेगा। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज मदर टंग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का यूज़ होना चाहिए, गणित बच्चों को पढ़ाया जाए, सोशल साइंस पढ़ाई जाए बच्चों को, जर्नल साइंस के बारे में नॉलेज दी जाए। नेक्स्ट आता है आर्ट्स वगैरह पढ़ाई जाए, होम साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को पढ़ाई जाए। तो ये हमारे जो है करिकुलम के अंदर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्जेंट प्लान 1944। अब ये प्लान क्या कहता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द कमिटी ऑफ 22 मेंबर्स वाज सेटअप, 22 मेंबर्स की कमेटी को सेटअप किया गया। इन्होंने रिपोर्ट जो है 1944 के अंदर सबमिट की, किसको सबमिट की, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CABE भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए CABE को एक्सप्लेन करो, तो ये जो है हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपको लिखी जाएगी और आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है दिस रिपोर्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल एजुकेशन सिस्टम। ये रिपोर्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इंडियन एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए। इस रिपोर्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉलो किया गया द रिपोर्ट ऑफ सर्जेंट कमीशन, जिसको हम या तो रिपोर्ट ऑफ सर्जेंट कमीशन कहते हैं या फिर पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक तरीके से लैंडमार्क की तरह काम किया इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के अंदर। द कमीशन इंक्लूड ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर हर स्टेज की एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी। यानी कि इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने तीनों लेवल के बच्चों को कंसीडर किया, तीनों लेवल की चीज़ों को कंसीडर किया। इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, अलग अलग एजुकेशन के इन्होंने एक्सपेक्ट्स को देखा। एग्जामिनेशन रिफॉर्म किस तरीके से किया, टीचर ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बात की, हेल्थ एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड, यानी कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसके बारे में भी इन्होंने बताया, एंड रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटी वगैरह के बारे में इन्होंने बात की। इट ड्रू अप ए प्लान फॉर educating each Indian child which would take 40 years।
इन्होंने कहा कि हर बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें कम से कम 40 साल का टाइम लगेगा। दिस वॉज द फर्स्ट कमीशन दैट मेड some attempts to solve the educational problem of the country in relation to its need। ये पहला ऐसा कमीशन था जिन्होंने कुछ कोशिश की कि इंडिया के अंदर जो भी हमारे नीड हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाए। यानी कि इनका मेनली क्या कहना था कि अगर आपको हर बच्चे को पढ़ाना है तो कम से कम इंडिया के अंदर 40 साल का टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। इट मेड द फॉलोइंग सजेशन फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। अब इन्होंने जो है तीनों के बारे में बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल के। तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या कहा, हाई स्कूल शुड बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट स्टेज इन इटसेल्फ। हाई स्कूल को कंप्लीट माना जाएगा अपने आप में ही। रीऑर्गेनाइज हाई स्कूल, इन्होंने हाई स्कूल को रीऑर्गेनाइज किया। अकेडमिक हाई स्कूल और टेक्निकल हाई स्कूल, इन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया कि हमारे हाई स्कूल कैसे होंगे, अकेडमिक हाई स्कूल होंगे और एक होंगे टेक्निकल हाई स्कूल। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग रहेगी, साथ के साथ इंग्लिश को भी एज ए कंपल्सरी सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। एजुकेशन टू गर्ल्स शुड बी एंकरेज, लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज किया गया इसके अंदर। हायर स्केल टू पे शुड बी गिवन टू टीचर्स, ज़्यादा सैलरी के बारे में इन्होंने बात की। एंट्री टू हाई स्कूल शुड बी ऑन द सिलेक्टिव बेसिस, यानी कि अगर आप हाई स्कूल में जा रहे हैं तो एंट्री जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर की जाए। नेक्स्ट आता है मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द सर्जेंट रिपोर्ट। ये जो हमारी रिपोर्ट थी इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर द सक्सेसफुल ऑफ नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन नर्सरी स्कूल शुड बी स्टार्टेड। इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्कीम जो है सक्सेसफुल हो तो नर्सरी स्कूल्स जो है सबसे पहले शुरू कर देने चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए 6 से 16 साल के बच्चों को, चाहे उसमें लड़कियां हों या लड़के हों। सेकेंडरी एजुकेशन जो है दी जानी चाहिए 11 से 14 साल के बच्चों को, जो कि कंपलसरी हो, वही इसके अंदर इंक्लूड किया गया फ्री एंड कंपलसरी में। एजुकेशन ऑफ अडल्ट, द स्कीम हैज़ अवेज टू टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर द अडल्ट। इन्होंने कहा कि दो तरीके से हम अडल्ट को एजुकेशन देंगे। फर्स्ट है जर्नल एजुकेशन, सेकंड है हमारी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। जर्नल एजुकेशन जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि या फिर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि कुछ एडिशन करना, कुछ नए सब्जेक्ट उनके अंदर इंक्लूड करना, कुछ अलग से स्किल्स डेवलपमेंट कराना बच्चों को। ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं स्टूडेंट के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप है। यहाँ पर जो है स्पेशल इंस्टीट्यूशन की बात की गई। और अब जो है हमारे इंडिया के अंदर इंक्लूसिव स्कूल के कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है, यानी कि हैंडीकैप्ड चाइल्ड जो है या फिर मतलब कि कोई भी डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको सेम स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। इन्होंने यहाँ पर किस चीज़ की बात की है कि स्पेशल स्कूल्स को, स्पेशल इंस्टीट्यूशन को खोला जाए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग, फोक डांस, डिबेटिंग, इंटर कॉलेज डिबेट वगैरह, इन सब को ऑर्गेनाइज किया जाए अलग अलग स्कूल्स के अंदर। हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए बच्चों की। अकॉर्डिंग टू सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन 3 ईयर डिग्री कोर्स शुड बी देयर, 3 साल के डिग्री कोर्स होने चाहिए, इन्होंने ये सजेशन दिया। इट हैज़ सजेस्टेड दैट क्लास 11th शुड बी एडेड टू हाई स्कूल, क्लास 11th को हमें हाई स्कूल के अंदर ऐड कर देना चाहिए और क्लास 12th को जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर ऐड कर देना चाहिए। तो जब भी आपका क्वेश्चन, अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जाए कि सर्जेंट रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है मेनली, तो अगर ये चीज़ है क्लास 11th कहाँ पर ऐड कर दे, हाई स्कूल में कर दे और क्लास 12th को आप यूनिवर्सिटी में कर दे, तो ये कौन से कमीशन ने बात कही है, तो ये हमारी सर्जेंट कमीशन ने बात कही है। नेक्स्ट आता है न्यू नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि किस तरीके से आप जो है ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को। इसके अंदर आया न्यू ट्रेनिंग कॉलेजेस को ओपन किया जाए, नई ट्रेनिंग कॉलेजेस वगैरह खोले जाए। सूटेबल सिलेक्शन हो, यानी कि आप जो है सिलेक्शन जब भी करें वो चेक करें कि क्या टीचर के अंदर उतनी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर ग्रेजुएट टीचर, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनके अंदर 3 टाइप के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्री प्राइमरी,
बेसिक और हाई स्कूल, ये 3 तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं। रिफ्रेशर कोर्स को जो है शुरू करना चाहिए, फ्री ट्रेनिंग देनी चाहिए टीचर्स को, रिसर्च फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जानी चाहिए रिसर्च के लिए, और प्रैक्टिकल एंड नीड बेस्ड कोर्सेज को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टेक्निकल इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इन्होंने पहले सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन दी है, फिर इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, और अभी इन्होंने कहा है कि वोकेशनल इंडस्ट्रियल या टेक्निकल एजुकेशन है तो उनके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन फॉलो की जाएंगी उसके बारे में इन्होंने कहा है। सबसे पहले आता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। द रिपोर्ट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट टू एनहेंस स्किल ऑफ द स्टूडेंट। इन्होंने कहा कि आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करें ताकि बच्चे जो है स्टार्टिंग से ही स्किल डेवलप कर पाएँ। हाई कैटेगरी ऑफ वर्क यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, रिसर्च वर्क होता है, उसके बाद स्किल्स क्राफ्टमैन इंक्लूड किए जाने चाहिए। लो कैटेगरी ऑफ वर्क के अंदर चार्ज हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि इन सब के बारे में भी बच्चों को नॉलेज दी जाए। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो रिपोर्ट थी इसके क्या क्या मेरिट्स थे। फर्स्ट जो था ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जिसके अंदर हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया, यानी कि इसके अंदर सिर्फ हमारे एकेडमिक एजुकेशन नहीं इंक्लूड की गई, इसके अंदर हमारे वोकेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया। प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट एट वेरियस स्टेजेस, इसके अंदर हर स्टूडेंट को जो है वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के अंदर किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को, उसके बारे में बात कही। टीचिंग जो है प्रोफेशन, उसके बारे में इन्होंने बात कही कि किस तरीके से टीचर वगैरह को जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। एजुकेशन हैंडीकैप्ड चाइल्ड के बारे में बात की इन्होंने। इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी इन्होंने क्या है ध्यान दिया कि वोकेशनल कोर्स बच्चों को सिखाएं, स्किल जो है वो डेवलप करें ताकि बच्चे जो हैं आराम से अपना जो है घर चला पाएँ, जो अपनी लाइवलीहुड है, अपना जो जीवन है वो अच्छे से वो व्यतीत कर पाएँ। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स क्या थे इस रिपोर्ट के। सबसे पहला था ओरिजिनल रिपोर्ट ये नहीं है, ओनली ए पैच वर्क है जिसके ऊपर कोई भी आगे जो है डिफरेंट रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज, ये जो है ओनली एक पैच वर्क किया गया है। इन्होंने दूसरी दूसरी रिपोर्ट्स की वो रिकमेंडेशन उठाई और इसके अंदर इंक्लूड की। कॉपी ऑफ द पैटर्न प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, जो भी इंग्लैंड के अंदर फॉलो किया जा रहा था ना, इन्होंने उस पैटर्न की कॉपी बनाकर हमें दी। नेक्स्ट आता है इट कुड नॉट सर्व एज ए मॉडल टू इंडिया। इन्होंने जो मतलब ये जो रिपोर्ट है एक तरीके से मॉडल की तरह काम नहीं किया, बिकॉज द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन इन द टू कंट्रीज आर वास्टली डिफरेंट। क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड का जो भी कल्चर था ना उसको फॉलो करना चाहा, मतलब उनका पैटर्न फॉलो करना चाहा, और जबकि इंग्लैंड और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये जो पॉलिसी है ये अच्छे से जो रिपोर्ट है ये अच्छे से डेवलप मतलब कि अप्लाई नहीं हो पाई। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको हम मुंडलियार कमीशन भी कहते हैं। इससे पहले हमारा यूजीसी आता है यूनिवर्सिटी गारंट कमीशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा कमीशन है ये है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इस कमीशन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952 के अंदर इन्होंने ये कमीशन सेटअप किया। चेयरमैन कौन थे इसके, लक्ष्मण स्वामी मुंडलियार। कई बार इसको मुंडलियार कमीशन के नाम से जाना जाएगा, कई बार इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाएगा, या फिर कई बार इसको लक्ष्मण स्वामी आपको बोल दिया जाएगा। लक्ष्मण स्वामी कमीशन कौन सा था, तो यानी कि वो आपसे इन शॉर्ट इसी कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो ही वॉज द वीसी ऑफ वीसी एट मद्रास यूनिवर्सिटी, यानी कि वाइस चांसलर थे ये मद्रास यूनिवर्सिटी में। कौन, लक्ष्मण स्वामी मुंडलियार। इट वॉज कॉल्ड द मुंडलियार कमीशन आफ्टर हिम, इसी वजह से इनको मुंडलियार कमीशन बोला गया क्योंकि ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट आता है द सेकेंडरी कमीशन ऑल्सो नोन एज मुंडलियार कमीशन was appointed by the government of India in terms of their resolution to bring change in the present education system। ये कमीशन क्यों सेटअप किया गया था कि प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा था ना इंडिया में, उसके अंदर चेंज लाने के लिए इस कमीशन को जो है
सेटअप किया गया। नेक्स्ट आता है एम क्या था, मेन जो इसके एम थे वो था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इम्प्रूवमेंट की जाए वोकेशनल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एजुकेशन फॉर लीडरशिप। ये सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए, इसके एम थे। नेक्स्ट आता है इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, वही सेम जब भी कोई कमीशन बैठेगा तो उसकी कोई एक रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन देगी हमें। आप उसको फीचर्स भी मान सकते हैं अगर फीचर के तौर पर पूछा गया है, या फिर आपसे रिकमेंडेशन ही नॉर्मली पूछा जाएगा। तो इसकी मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थी, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या पैटर्न रहेगा। ए मिडल एंड जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक स्टेज शुड बी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। जो सीनियर स्टेज है वो कितनी होगी, 3 साल की। मिडल और जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक स्टेज जो है हमारी वो 3 साल की रहेगी। ए हायर सेकेंडरी स्टेज, जो हायर सेकेंडरी स्टेज का जो पीरियड है वो कितने साल का होगा, वो 4 साल का होगा। यानी कि जो हमारी मिडल जूनियर सीनियर ये 3 साल की रहेंगी और ये हमारा 4 ईयर का होगा जो कि हायर सेकेंडरी स्टेज होगी। नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, द कमीशन रिकमेंड फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस। इन्होंने इंटरमीडिएट जो हमारी क्लासेस होती थी उनको अबॉलिश करने की बात कही। द सीनियर इंटरमीडिएट क्लास 12th शुड बी कंबाइंड विद द डिग्री क्लास। इन्होंने कहा कि जो क्लास 12th है ना उसको डिग्री क्लास के साथ जोड़ दिया जाए, और जूनियर इंटरमीडिएट को जो है क्लास 11th को उसको हाई स्कूल के बच्चों के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाए। 12th को तो आप कॉलेज लेवल पर ले आए और जो 11th है उसको आप जो हमारा हाई स्कूल है वहाँ तक जो है फॉलो किया जाए। यानी कि इनका कहना था कि क्लास 11th एंड 12th को जो है ख़त्म कर दिया, मतलब कि ये जो इंटरमीडिएट क्लास है ना इनको यहाँ से हटा दिया जाए, ये इंटरमीडिएट ना हो। क्लास 12th को कॉलेज लेवल पर जोड़ दें हाई क्लास के ऊपर, और ये जो है हाई स्कूल क्लास के अंदर ऐड कर दिया जाए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। टेक्स्ट बुक के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड ए हाई पावर टेक्स्ट बुक कमिटी शुड बी कंस्टिट्यूट। अब इन्होंने कहा कि एक कमेटी बैठेगी, उसके वो डिसाइड करेगी कि हमारी टेक्स्ट बुक कैसी होंगी। टेक्स्ट बुक जो है पहले रिव्यू की जाएंगी कमेटी के द्वारा, फिर उसके बाद उनको पब्लिश किया जाएगा। अलग अलग जो है जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उनको बैठकर बनाएंगे, और जो भी हमारी पब्लिक जो भी हमारी क्या बनेगी बुक बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि हर जो बच्चा है उसको परचेज कर पाए। इन सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर बताया गया है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। जो है चिल्ड्रन को वो प्रैक्टिकली नॉलेज दी जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को जो है बस थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही थी। तो इनका मेन क्या था कि बच्चों को कैसी नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। इट शुड प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप क्लियर थिंकिंग। बच्चा जो है क्लियर थिंकिंग डेवलप कर पाए एंड क्लियर एक्सप्रेस कर पाए उसकी स्पीच और राइटिंग। नेक्स्ट जो हमारी रिकमेंडेशन आई, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश और मदर टंग लैंग्वेज फॉलो की जाएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सेकेंडरी लेवल पर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, या तो मदर टंग होगी या फिर रीजनल लैंग्वेज होगी, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात की। इन्होंने रिकमेंड किया कि होम साइंस इन ऑल गर्ल्स स्कूल, जितने भी लड़कियों के स्कूल है ना उनके अंदर होम साइंस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू ओपन गर्ल्स स्कूल वेयर एवर देर इज़ अ डिमांड फॉर देम। जहाँ जहाँ पर डिमांड है कि गर्ल्स स्कूल खुलने चाहिए वहाँ वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को गर्ल्स स्कूल को खोलना होगा। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। कोर्स जो हैं अलग अलग प्रोवाइड किए जाने चाहिए। फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज मल्टीपर्पज स्कूल्स शुड बी एस्टेब्लिश एज एग्रीकल्चर स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, टेक्निकल स्कूल्स खोलने चाहिए, कमर्शियल स्कूल्स वगैरह इन सारी चीज़ों को खोलना चाहिए, जिससे जो है बच्चा अपने इंटरेस्ट अपने एम के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो सब बच्चों में सेम एबिलिटीज़ नहीं होती, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई प्रैक्टिकल वर्क में अच्छा होता है, किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो अपने डाइवर्स एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपना जो भी उनका इंटरेस्ट है वो कोर्स वो कर पाएँ। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन इन रूरल एरिया। जो रूरल स्कूल हैं हमारे, जो विलेज वगैरह हैं वहाँ पर जो भी स्कूल हैं ज़्यादा स्ट्रेस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर दिया जाना चाहिए,
हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है मेनली सब्जेक्ट उनको पढ़ाने चाहिए, किस तरीके से आप जो है खेती बाड़ी या फिर जो भी हमारा आगे काम है, जो भी मतलब कि पशुपालन वगैरह से रिलेटेड जो भी वर्क है वो उनको उनके करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है करिकुलम कैसा होना चाहिए। एट द मिडल स्टेज स्कूल स्टेज द करिकुलम शुड इंक्लूड, मिडिल स्कूल स्टेज के अंदर लैंग्वेज इंक्लूड की गई है, सोशल साइंस, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सबको इंक्लूड किया गया है। एट द हाई स्कूल प्री हायर सेकेंडरी स्टेज डाइवर्सिफाइड कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट एंड द करिकुलम वुड बी ऑफ टू टाइप। हाई स्कूल के अंदर दो टाइप का करिकुलम फॉलो किया जाएगा। कोर करिकुलम होगा जिसके अंदर जो है कॉमन सब्जेक्ट होंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट, यानी कि जो लैंग्वेज जो होगी वो कॉमन होगी, जिस जनरल साइंस, सोशल साइंस, ये क्राफ्ट वगैरह इंक्लूड किए जाएंगे। एडिशनल टू कोर करिकुलम स्टूडेंट हैज टू टेक एडिशनल करिकुलम के जो हमारे कोर करिकुलम है, यानी कि जो सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, उनके अलावा 3 सब्जेक्ट के अंदर चॉइस दी जाएगी। बच्चों को 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जैसे कि ह्यूमैनिटी, साइंस, टेक्निकल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी उनको 3 चूज करने होंगे। नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन थी मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन दी जाए। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स में बी गिवन ओनली ऑन द वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि चॉइस के बेस पर ही आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। एंड आफ्टर द रेगुलर स्कूल्स आवर, और जो स्कूल आवर्स खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद ही आप ये मतलब कि रिलीजियस एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे। सच इंस्ट्रक्शन शुड बी कन्फाइंड टू द चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर फेथ, और ये उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनका उस चीज के अंदर विश्वास है, यानी कि हर किसी को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। और उनकी पेरेंट्स और मैनेजमेंट जो है उनका कंसर्न भी उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिसिप्लिन, पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड द पीपल शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड द पैटर्न ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट with observation of code of conduct should be introduced to in all the student in all the schools, यानी कि इसके अंदर जो है टीचर और बच्चे जो है आपस में बातचीत करें और उस चीज को मतलब कि फॉलो करें, तो डिसिप्लिन के बारे में भी इन्होंने कहा है। नेक्स्ट आता है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन की इन्होंने बात की है कि टाइम टू टाइम स्कूल्स के अंदर सुपरविजन किया जाए, इंस्पेक्शन की जाए, कंडक्ट चेक किया जाए कि स्कूल के की स्थिति क्या है, क्या उसके अंदर ज़रूरतें हैं जो कि पूरी नहीं की जा रही, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है हमारा जो भी काम है स्कूल के अंदर वो चल रहा है, या कॉलेजेस वगैरह वो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की भी इसमें बात की है कि बच्चों की जो है हेल्थ के ऊपर और फिजिकल एजुकेशन यानी कि खेल कूद जो भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, अब इन्होंने कहा कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ये भी हमारी रिकमेंडेशन है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी रिड्यूस, यानी कि जो एक्सटर्नल होते हैं, अब जैसे कि अपने जो हम प्रैक्टिकल देकर आते हैं, जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल लेने वाला है, तो इन्होंने कहा कि जो बाहर से एग्जामिनर आ रहा है ना उस नंबर को रिड्यूस करो, मान लो उसको 15 कर दो, रिड्यूस करना है। There should be minimization of subjectivity by introducing objective test of attainment and by changing the type of questions, इन्होंने कहा कि क्वेश्चंस को भी चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉलो करें। नेक्स्ट वन इज क्रैमिंग शुड बी डिस्करेज, रट्टाफिकेशन जो कराई जा रही थी उसको डिस्करेज किया जाए, उसको फॉलो ना किया जाए, और रैशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी एनकरेज, और सब के सब जो है उस चीज़ को समझ पाएँ ऐसी हमारी टीचिंग हम कराएं। नेक्स्ट आता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोले गए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टीचर्स को दी गई। ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर के बारे में भी इन्होंने कहा कि जो टीचर अब फिलहाल सर्विस कर रही हैं
उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी इन्होंने बात कही। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। आप स्कूल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, रजिस्टर वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं, आजकल तो कंप्यूटर का फॉलो करने लगे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने कहा। एंड शुड कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन विद हेडमास्टर एज एन एक्स ऑफिसो मेंबर। इन्होंने कहा कि जो हेडमास्टर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, और स्कूल बिल्डिंग और इक्विपमेंट वगैरह को भी देखा गया। रिकमेंडेशन दी गई कि स्कूल इम्प्रूवमेंट, जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है या इक्विपमेंट है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आवर्स ऑफ वर्किंग एंड वेकेशन, इसके अंदर इन्होंने कहा कि टोटल जो है 35 पीरियड्स होने चाहिए एक वीक में। 30 पर वीक शुड बी एटलीस्ट 35 पीरियड्स होने चाहिए, जो कि हर पीरियड 45 मिनट्स का फॉलो किया जाना चाहिए। और जो हमारे वर्किंग डेज होंगे वो 200 से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 200 हमारे वर्किंग डेज होंगे 365 में से मिनिमम। मैक्सिमम और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मान लेते हैं 220 हो गए, ये हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 200 डेज का वर्किंग होना चाहिए एक साल में। उसके बाद इन्होंने कहा कि 35 पीरियड्स को फॉलो किया जाए एक हफ्ते में, कितने पीरियड हों, 35 हो, और हर पीरियड जो है 45 मिनट्स का हो। तो ये इन्होंने बात की। वन ऑफ द डे बीइंग हाफ डे, और एक दिन जो है आधा दिन रहेगा, यानी कि जो हमारे सैटरडे हम कहते हैं ना हाफ डे होता है स्कूल्स में, वो अब इन्होंने किस लिए सजेस्ट किया था कि जो 6th डे होगा ना वीक में, वो क्या होगा, हमारा हाफ डे होगा। और इसमें जो है ना टीचर और स्टूडेंट जो है वो मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे इनफॉर्मल वे से, एंड वर्क टुगेदर ऑन वेरियस एक्स्ट्रा को करिकुलर एंड सोशल प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर काम करेंगे। बट आज की सिचुएशन में भी कोई भी स्कूल इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। जो हमारा हाफ डे था वो उसका मोटिव ही ये था कि बच्चों को हाफ डे इसलिए दिया जाएगा, वो इनफॉर्मल वे से टीचर से बातचीत करेंगे, वो सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई खेल कूद है, डांसिंग वगैरह, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो काम उस आधे दिन के बाद शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-65, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-1966। कोठारी एजुकेशन कमीशन क्या था, ये एक नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इस कमीशन को बनाया गया। कोठारी कमीशन जो था उसके अंदर हेड कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे, और इन्हीं के नाम पे कोठारी कमीशन नाम रखा गया। यानी कि कौन थे इनके जो कमीशन थे, वो उसमें जो हेड थे वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। द कमीशन एम्ड एट एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। इन्होंने पूरा एग्जामिन किया, हर एक्सपेक्ट को, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनको सबको इन्होंने एग्जामिन किया। Among other objectives behind setting up of this commission also include evolution of the journal pattern of education। इन्होंने जर्नल जो हमारा पैटर्न फॉलो किया जा रहा था एजुकेशन, उसके अंदर भी चेंज करने के लिए इस कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। वॉज द 6th कमीशन, ये 6th कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये 6th कमीशन था। द फर्स्ट कमीशन विद द comprehensive terms of reference on education। द कमीशन हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन जो कमीशन है उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की, 29 जून 1966। इट्स रिकमेंडेशन वर अकोमोडेटेड इन इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी 1968 में, जो हमारी नेशनल पॉलिसी आई थी ना, उसके अंदर इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया। अब आप, यानी कि अगर आपने को कोठारी कमीशन अच्छे से आता होगा तो आप आगे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 1968 वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, फर्स्ट था वही सेम कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो बच्चे 14 साल की उम्र तक के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज के बारे में बात की, यहाँ पे जो एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को दी जाएगी। Work experience and national services, including participation in the meaningful and changing program of the community services and national reconstruction, should accordingly become an internal part of education।
इनका एम्फेसिस किस चीज़ पे था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाए जाए, कैरेक्टर फॉर्मेशन की जाए, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट बच्चों के अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई। नेक्स्ट आता है साइंस और एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में इन्होंने बात की कि साइंस और मैथमेटिक्स को जो है इंटरनल पार्ट बना देना चाहिए जर्नल एजुकेशन का और सबको पढ़ानी चाहिए ये। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, जो बुक्स होंगी वो हमारी क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। बेस्ट राइटिंग जो होगी वो मतलब कि बेस्ट कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। और साथ के साथ इन्होंने कहा कि वो जो बुक्स होंगी वो लो प्राइस पर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि सब कोई उसको ले पाए। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने कहा कि इम्प्रूव करना द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। मेन गोल यही था कि जो हमारे एग्जामिनेशन हो रहे थे पैटर्न उनका बदला जाए। टीचर एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की, द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू परस्यू एंड पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडी एंड द रिसर्च एंड टू स्पीक राइट द सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह के बारे में बात कही इन्होंने। टीचर एजुकेशन जो है पर्टिकुलरली जो सर्विस में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है डेवलप की गई। मदर टंग को जो है लोअर लेवल जो स्कूल है मतलब कि लोअर लेवल प्राइमरी स्टेज है उसके ऊपर मदर टंग का यूज़ करना चाहिए। सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश भी हायर एजुकेशन के अंदर इंक्लूड की जाए। और लोअर सेकेंडरी स्टेज के अंदर सारी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा यानी कि मदर टंग भी होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, संस्कृत भी होगी, उर्दू भी होगी। अब बच्चे की चॉइस है कि वो इनमें से कौन सा जो है लैंग्वेज लेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। For the cultivation of excellence, it is necessary to that talent in diverse field। मतलब कि कुछ बच्चे साइंस में अच्छे होंगे, कुछ मैथ्स में अच्छे होंगे, कुछ जो है आर्ट्स में अच्छे होंगे। तो आइडेंटिफाई करना कि टैलेंट क्या है बच्चों में और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें, ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक। फुल टाइम एजुकेशन दी जानी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ये है कि एजुकेशन सिर्फ नॉर्मल पैटर्न ना फॉलो किया जाए, कुछ बच्चों को फुल टाइम आप एजुकेशन दे सकते हैं। कोई इंसान जैसे जॉब कर रहा है वो पार्ट टाइम भी एजुकेशन दे सकता है। कोर्सपोंडेंस एजुकेशन कोर्स वगैरह को एस्टेब्लिश किया जाए, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप एजुकेशन लें। तो ये सारे जो है अलग अलग चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड की जाए। स्ट्रक्चर जो इन्होंने कहा कि 10+3 2+3, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूछा जा सकता है कि कौन से कमीशन ने ये स्ट्रक्चर दिया। तो ये कोठारी कमीशन ने दिया 10+2+3, जो कि अब हमारी जो नई पॉलिसी आई थी 2020 की उसके अंदर चेंज किया गया है, स्ट्रक्चर आगे अलग आया है। प्राइमरी प्री प्राइमरी के अंदर कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, किंडरगार्टन, मोंटेसरी या फिर प्री बेसिक स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है। लोअर प्राइमरी के अंदर इंक्लूड किया गया है जो कि क्लास अप टू 4th तक है। अपर प्राइमरी हम किसे कहेंगे, जो क्लास 8th तक स्कूल होते हैं। हाई स्कूल किनको कहेंगे, 10th क्लास तक वालों को। हाई सेकेंडरी स्कूल यानी कि 11th और 12th क्लास को। और ग्रेजुएट डिग्री 3 साल की इंक्लूड की जाएगी। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, इन्होंने टीचर्स के बारे में भी कहा कि टीचर्स की सैलरी जो है सफिशिएंट होनी चाहिए, उनका जो बेसिक पे है उसको बढ़ा देना चाहिए। गारंट जो है यूजीसी के द्वारा दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट भी टीचर्स को दिए जाएँ। फीमेल टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उनको उनका सिलेक्शन किया जाए। टीचर्स इन ट्राइबल एरिया में जो पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर उनको जो है प्रॉपर एकोमोडेशन फैसिलिटी वगैरह दी जानी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको भी दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की कि सिर्फ जो है हमारी नॉर्मल एजुकेशन नहीं चलेगी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन वगैरह को स्थापित किया। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूथ को एम्पावरमेंट देना एंड दे एम्फेसिस मेनली ऑन द एग्रीकल्चर और टेक्निकल फील्ड के ऊपर इन्होंने काम करने की बात कही। ये हमारा था नेशनल कोठारी कमीशन, यानी कि जो हमारा कोठारी कमीशन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-65। और उससे पहले जो हमने पढ़ा है मुंडलियार कमीशन, वो क्या है, हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है या फिर उसको हम मुंडलियार एजुकेशन कमीशन कहते हैं। अब हमारा आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। अब मैंने आपको कहा था कि जो कोठारी कमीशन के अंदर दी गई है रिकमेंडेशन वही जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशन वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है। कोठारी कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन थी वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिलीज कर दी गई 1968 में। और इस पॉलिसी को हम नेशनल पॉलिसी नेशनल स्कूल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। विच मीन्स दैट all students irrespective of caste, creed, sex would have access to education of the comparable quality up to a given level। यानी कि इन्होंने कहा
कि चाहे हमारी कोई भी कास्ट हो, कोई भी हमारा मतलब हम लड़की हैं या लड़के हैं, ये सारी चीज़ों को साइड में रखा जाएगा और एक प्रॉपर जो है आपको जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दी जाएगी। फर्दर इट इन्वेज ए कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर, एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा 10+2+3 का, यानी कि 10वीं तक का स्कूल, फिर 12वीं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, इसको इंक्लूड इसके अंदर किया जाएगा। मदर टंग जो होगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अर्ली स्कूल के पीरियड के दौरान यूज़ की जाएगी। रिकमेंडेशन क्या थी, वही सेम थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का अधिकार एजुकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, टैलेंट को फाइंड आउट करना, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में इन्होंने भी कहा। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड एग्जामिनेशन। जो हमारी 1968 की पॉलिसी थी वो इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। उसका कारण क्या था, पहला कारण तो ये था प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है फॉलो ही नहीं किया गया, यानी कि जो हमारे कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था उसको हमने फॉलो ही नहीं किया। सेकेंडली देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, फंड जो है स्कूल को प्रोवाइड नहीं किए गए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्ड जो था हमारा वो था एजुकेशन वॉज इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर एजुकेशन थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से जो है सेंटर उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाया और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाई। अब जो हमारी जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में है आप मुझे ये बताएंगे, ये क्वेश्चन है। ये आपको फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा। अभी फिलहाल जो हमारा एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ये 1968 थी, अब हम 1986 के बारे में पढ़ेंगे। 1986 पॉलिसी जो थी ये क्या था, ये एक और अटेम्प्ट किया गया कि हम अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करें। एजुकेशन पॉलिसी जो हमने बनाई है, ये जो भी चैलेंजेस आ रहे थे एजुकेशन में उसके बारे में एक इन्होंने सर्वे वगैरह किया, डिस्कशन किया और फिर जो है एक नई पॉलिसी बनाई, उसका नाम क्या इन्होंने रखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये जो थी अडॉप्ट की गई थी पार्लियामेंट में बाई इन मई 1986 में। द पॉलिसी कंसिडर द एजुकेशन इज ए यूनिक इन्वेस्टमेंट, पार्लियामेंट के अंदर इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था, ये पॉलिसी ये बता रही थी कि ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, यानी कि आप अगर आज स्टडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए आज के लिए तो एक इन्वेस्टमेंट है ही, ये फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। द मेन फीचर क्या थी एनपीई के, वो हमारा था कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच कंटेन ए कॉमन कोर अलोंग विद द अदर कंपोनेंट, इसको इंक्लूड किया गया है कि करिकुलम हमारा कैसा होगा, हमारा कॉमन होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए सभी को, कोई जात वगैरह या फिर लिंग के आधार पर आप एजुकेशन नहीं देंगे। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन, की मिनिमम लेवल क्या रहेगा लर्निंग का ये डिसाइड किया गया। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन्होंने कहा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, बराबरी के लिए हमें एजुकेशन देनी होगी लोगों को, रिमूवल ऑफ वुमेन इलिटरेसी, यानी कि औरतों को पढ़ाने के लिए भी इसके अंदर बात की ताकि जो अनपढ़ औरतें हैं वो थोड़ी मतलब कि डिक्रीज की जाए, रिमूव की जाए। फिर एजुकेशन हैंडीकैप को एजुकेशन देने की इन्होंने बात की। नेक्स्ट हमारा आता है क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी हमारी न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में। अर्ली चाइल्डहुड केयर, due importance was to the education and the young children, particularly the first generation learner, recommend the early child care and the education program for the child integrated with the integrated child development services। बालवाड़ी वगैरह को ओपन किया गया, प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया गया, म्यूनसिपलिटी या डे सेंटर्स वगैरह को ओपन किया गया। एलिमेंट्री और ऑपरेशन बोर्ड, यानी कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट, आप कहीं पर भी एनरोल कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चाइल्ड। अब बच्चे जो है एनरोल तो कर रहे थे तो रिटेंशन करवाना भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद रिटेन भी रही हैं आप, जो है क्लास 8th तक पढ़कर ही निकले स्कूल से पास आउट हों या आप 12th तक पढ़ें, ये भी एक इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, इनकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन,
यानी कि इसके अंदर पॉलिसी के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया नीड और इम्पोर्टेंट वोकेशनल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को इन्होंने देखा, और ये जो है 2 स्टेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर वोकेशनल कोर्सेज वगैरह को ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यानी कि ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट की जाए एग्जिस्टिंग सिस्टम में एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम फ्रॉम डिग्रेडेशन, एंकरेजिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस डिपार्टमेंट और कॉलेज अकॉर्डिंग टू द यूजीसी डायरेक्टिव्स। यानी कि जैसे जैसे यूजीसी डायरेक्ट कर रही है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अलग अलग जो है ऑटोनोमस कॉलेज और डिपार्टमेंट्स वगैरह को ओपन किया जाना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के बारे में भी इन्होंने बात की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को, और ये रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं एस्टेब्लिशिंग ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द गांधीयन बेसिक एजुकेशन। जो गांधी जी ने कहा था कि बेसिक एजुकेशन किस तरीके से दी जाएगी, उसको फॉलो किया गया इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। रूरल यूनिवर्सिटी यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इन्होंने क्रिटिसाइज किया सेपरेट फंक्शनिंग ऑफ टेक्निकल और मैनेजमेंट फंक्शंस एंड एम्फेसाइज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू। इन्होंने कहा कि टेक्निकल और जो मैनेजमेंट फंक्शन है ना, उनको अलग अलग मत करो, उनको इकट्ठा करो। और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो टेक्निकल फंक्शन और मैनेजमेंट फंक्शन इकट्ठे अगर करेंगे तो आप जो है और अच्छा बेटर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थे, डी लिंकिंग ऑफ डिग्री फ्रॉम जॉब। यानी कि न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन का मेनली स्ट्रेस किस पे था कि लिंक डी लिंक किया जाए डिग्रीज को जॉब के लिए। द नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश टू कंडक्ट टेस्ट ऑन द वॉलेंट्री बेसिस टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। अब जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, तो इन्होंने कहा कि डिग्री जो है हमारी वो ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है जॉब के लिए, लेकिन इसको जो है ज़्यादा मतलब कि लिंक नहीं किया जाएगा। जब भी आपको सिलेक्ट किया जा रहा है किसी भी जॉब से, उसकी जगह पे जो है अलग अलग टेस्ट लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन दी जानी चाहिए। टू मेक एवरी इंडिविजुअल कल्चर, हर इंडियन जो है अपनी संस्कृति को फॉलो करे। डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ज़्यादा मैन पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। ए यूनिक इन्वेस्टमेंट है ये एक तरीके से, अगर आप आज एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो जो है पूरी उम्र तक गेन देगी, यानी कि आप वह पूरी उम्र तक उससे फ़ायदा ले पाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट, रामा मूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990। अब इन्होंने क्या कहा, आचार्य रामा मूर्ति जिनका बर्थ ईयर जो है 1913 में था और उनकी डेथ जो है 2010 में हुई। ये एक तरीके से एक्टिविस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, और ये एकेडमिक्स के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ही हेडेड, इनको जो है हेड बनाया गया था रिव्यू कमेटी जो कि आई थी 1990 में, जिसको हम रामा मूर्ति रिव्यू कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इवेल्युएशन किया इन्होंने किसमें, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986, उसके अंदर रिवैल्यूएशन लेकर आई। रिकमेंडेशन क्या क्या थी, ऑलमोस्ट सभी की रिकमेंडेशन सेम है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम को डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं या फिर स्कूल एडेड लोकल बॉडीज वगैरह है, ये सारे को ये सारे के सारे क्या करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, और नेबर स्कूल्स वगैरह है ये भी ओपन किए जाएंगे। रिमूविंग डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, रूरल एरिया के अंदर इन जनरल एंड ट्राइबल एरिया के अंदर इन पर्टिकुलर हैव सफर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स पर्सन। सभी को जो है एजुकेशन के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आएगी, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि ध्यान दिया जाए। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए, इन्होंने इसके बारे में भी बात की। नेक्स्ट आता है वैल्यू एजुकेशन की इंश्योर करना, एजुकेशन डज नॉट एलिनेट द स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिली कम्युनिटी एंड द लाइफ। यानी कि इन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए जो कि ध्यान मतलब कि एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा ओवरऑल डेवलप कर पाए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन्होंने जो है एक बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया कि बच्चे को किस तरीके से चाइल्ड केयर वगैरह दी जाए।
नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में इन्होंने बात की कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर जो होंगी वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पास होंगी फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, जो भी स्कीम आएगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नव विद्यालय के बारे में इन्होंने बात की कि कोई भी आगे नव विद्यालय आप ओपन नहीं करेंगे, जो 261 नव विद्यालय हैं वो उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा स्टेट सेक्टर्स के अंदर, और साथ के साथ एक डे स्कूल खोला जाएगा हर कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वन इज वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बात की। और लास्ट वन इज रिसोर्स फॉर एजुकेशन। द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू प्रोवाइड एट लीस्ट 6% ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फॉर एजुकेशन, यानी कि 6% हिस्सा आपको एजुकेशन के लिए देना होगा अपने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है अभी हमारी 1986 की पॉलिसी अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो अब उसके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर बताया गया है कि किसी भी कास्ट वगैरह के अकॉर्डिंग या फिर आप लिंक के अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी एजुकेशन की अलग अलग नहीं देंगे। इन 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 1992, इसी पॉलिसी को अब इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया। और बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ये किसने किया? पीवी नरसिम्हा राव जो थे गवर्नमेंट उस टाइम पर जो है इन्होंने किया। इन 2005 फॉर्मल पीएम मनमोहन सिंह अडॉप्ट द न्यू पॉलिसी बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और 2005 में एक नई पॉलिसी आई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके, वो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है अडॉप्ट की गई थी नेशनल पॉलिसी के लिए। इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंस दी गई इसके अंदर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई। साथ के साथ वुमेन एजुकेशन के बारे में भी ज़्यादा फोकस किया गया। यूनिवर्सल एक्सेस हो, एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, 6 से 14 साल के बच्चे जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले पाएँ, रिटेंशन रेट इनका ज़्यादा हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वही सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स के बारे में बात की इन्होंने कि बच्चों के लिए बालवाड़ीज, प्राइमरी स्कूल्स या फिर डे केयर सेंटर्स वगैरह ओपन किए जाएं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एजुकेशन एंड नव विद्यालय प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बात की कि सबको जो है कंबाइन कर देना चाहिए। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्लास 1 से लेकर 5 तक सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वगैरह का एक्सपीरियंस दिया जाए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली हर उसके अंदर फॉलो की गई हैं, हर रिकमेंडेशन के अंदर फॉलो की गई हैं। आप इसको जो है अलग से भी मैंने इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये हमारा नॉलेज एंड करिकुलम बुक है सेकेंड ईयर की, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है और आप जो है ये टॉपिक वहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।